ज्वाइंट फैमिलियों में बाकायदा लड़वाने के प्रोग्राम अब्बा और अम्मा की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। रिश्तों की पूजा जहां हो। क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम जॉइंट है और ये हिंदुआना सिस्टम है, ये इस्लामी सिस्टम नहीं है। मेरे बाप की खिदमत करना मेरी बीवी का कोई फर्ज नहीं। आदर बड़ों का वहां हो। सास की भी खिदमत है, सौरे दी भी खिदमत है, देवर दी भी खिदमत है, नंदन दी भी खिदमत है, अपनी भावें होवे ना होवे। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। अल्लाह की कसम बाथरूम तक मॉनिटर किया रहता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम कहते हैं और जो कामयाबी का ढिंडोरा पीटते हैं, वो कामयाबी नहीं है। दरअसल वो औरत को कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजारने का नाम है। जो वो बोल देता था मेरा भाई, तो माँ बाप बोलते थे, मेरे जो पेरेंट्स थे वो बोलते थे नहीं, ये उस पे यानी कि फॉलो करते थे। शौहर मेरे कभी भी नहीं बोलते, वो कहते थे जो है तुमने खुद ही डील करना है। जो लड़कियां खुला फाइल कर रही हैं या अलग होने की बात करती हैं, उसमें मेजॉरिटी जॉइंट फैमिली सिस्टम की इश्यूज हैं। क्योंकि सास की कभी बहू थी। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम साथ साथ हैं, यही सब भरा पड़ा है ना आपके दिमाग में। क्योंकि बचपन से यही तो देखते आए हैं हम मिलेनियल्स। हाँ, जेनजी अलग हैं, तभी वो अलग रहना चाहते हैं। लेकिन भाई, अगर आपने अलग रहने की बात कर दी तो अगर मेरे जीते जी अलग होने की बात की तो मैं मर जाऊंगी। बगैरत हो तुम। वॉल्यूम अप कर लें ताकि आपके सास और ससुर भी सुन सकें, क्योंकि आज मैं वो बात करने जा रहा हूं जो आपके शौहर अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपके दिल का अहवाल आपके ससुराल वालों को सुनाना चाहता हूँ। मगर ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बहुओं का मसला हल कर रहा हूँ, बल्कि ये जो आपके शौहर है ना, मैं उनकी परेशानी भी दूर कर रहा हूँ। क्योंकि वो अपने अम्मा अब्बा से बात करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। डरते हैं कि शायद गुनहगार हो जाएंगे, ना ही बीवी के सामने कुछ बोल पाते हैं, और फिर फड्डे होते हैं, बच्चे देखते हैं, बुरा असर पड़ता है ना उन पर, और वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, और बड़े होकर वो भी यही सब करते हैं। और इस तरह एक चेन बन जाती है। बहू भी सास बनकर वही करती है जो उसकी सास ने किया होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो भाई चलिए आज चेन ब्रेकर बनते हैं, छोड़ते हैं हिंदुस्तानी रस्मों को, समझते हैं असल दीन को, जानते हैं कि घरों में फासला रिश्तों में दूरियां नहीं पैदा करता, बल्कि एक घर में रहने से दिलों में दूरी आ जाती है। लेट्स ब्रेक द जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब्बू मरियम मैके जाने की जिद कर रही है, छोड़कर आ जाऊं? अम्मी, मरियम को नए कपड़े बनवाने, अगर आपकी इजाजत हो तो उसे शॉपिंग करवा दूं। देखो बहन, तुम ही घर की बड़ी हो, तुम अगर इजाजत दोगी तो ही मरियम को उम्रे पर लेकर जाऊंगा ना। मरियम वो मेरा छोटा भाई है, अगर 2 रोटी उसके लिए भी बना दोगी तो घिस नहीं जाओगी। मरियम, तुम कैसे अलग होने की बात कर सकती हो? अम्मी ने सुन लिया तो तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। कहते हैं सिस्टम के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल है। सिस्टम बहुत पावरफुल है, और सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एक जिस पर सब बात करते हैं, मुल्क का सिस्टम, और दूसरा जिसे ऑलमोस्ट सब ही इग्नोर करते हैं, घर का सिस्टम। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके खिलाफ जाना जुर्म समझा जाता है, लेकिन असल में इस सिस्टम का हिस्सा बनना ही जुर्म है। ये एक ऐसी चक्की है जिसमें कभी मर्द, कभी औलाद और अक्सर औरत पिसती है। मिसाल देता हूं आपको, उनकी जिनके हम गुलाम हैं। नहीं, बीवियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका इमरान खान ने कहा था, क्या हम कोई गुलाम हैं? जी हाँ, गोरों की। इन्हें जानते हैं? मेगन मार्कल, एक अमेरिकन एक्ट्रेस जिन्हें मोहब्बत हुई बरतानवी शहजादे प्रिंस हैरी से। दोनों की शादी हुई, पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका से बहू आई और बरतानवी शाही महल में शिफ्ट हो गई, मगर शाही महल की दीवारों के पीछे भी वही टिपिकल सोच थी। सास ससुर का ही नहीं, पूरे खानदान का दबाव था। असल में मसला ये था कि मेगन हॉलीवुड से आई थी, उसका रहन सहन अलग था। मगर जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अब हमारे घर की बहू बन गई हो बेटा, परंपरा का ख्याल रखना होगा, ऐसा ही कुछ मेगन के साथ भी शुरू हो गया था। क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, मीडिया को क्या जवाब देना है, सब कुछ प्रोटोकॉल के मुताबिक है।
میگن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شاہی محل میں ساس سسر سمیت 700 افراد کے درمیان بھی وہ خود کو تنہا فیل کرتی تھیں. ان کی پرسنل لائف اور خاندان کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ ان کا بچہ پیدا ہوا تو اس کے رنگ کا بھی مذاق اڑایا گیا. وہ اس حد تک ڈپریشن میں چلی گئی تھیں کہ سوسائیڈل تھاٹس آنے لگے. اور پھر فائنلی شادی کے 2 سال بعد میگن اور شوہر پرنس ہیری شاہی محل کی لگژری لائف کو گڈ بائے کہہ کر امریکہ سیٹل ہو گئے. Thinking of harming yourself? Were you having suicidal thoughts? Yes, this was very, very clear. I was really ashamed to say it at the time. Clear and real and frightening. Constant thought. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہوگی جینزیز کو, کیونکہ وہ تو گوروں کو ہی فالو کرتے ہیں, مگر ہماری ایج کے لوگ ہندوستان کو فالو کرتے ہیں. تو چلیے وہاں کی مثال دے دیتا ہوں. انہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے, مس ورلڈ, انٹیلیجنٹ, انٹلیکچوئل, سکسیسفل اور انڈیپینڈنٹ بھی, مگر سسٹم کے ہاتھوں مجبور. کہنے کو تو مس ورلڈ, مگر ساس سے بھی ڈانٹ کھانی ہے. کہنے کو تو انڈیپینڈنٹ, مگر سسر کی بھی منمانی ہے. اور یہ سب میں نہیں کہہ رہا, بلکہ سوشل میڈیا اور مختلف نیوز آرٹیکلز میں ایشوریہ رائے کی زندگی شادی کے بعد مکمل بدل جانے پر تبصرے ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو نند کی چلتی ہے, ساس بھڑکتی ہے, اور سسر وہ تو ہیں ہی شہنشاہ. رشتے میں تو ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں, نہ میں شہنشاہ. ایشوریہ نے بچن خاندان میں شاید یہی سوچ کر شادی کی ہوگی کہ کریئر بن جائے گا, مگر بھائی ان کا کریئر تو کیا پرسنل لائف ہی ختم ہو گئی. اس کے پیچھے وہی ہندوستانی ٹپیکل سوچ ہے جو پیچھا کرتے کرتے ہمارے ملک پاکستان آ گئی. اب پاکستان کی بات آ ہی گئی ہے تو پھر پاکستان کی مقبول ترین شخصیت کی کہانی بھی سن لیتے ہیں, وہ جن کے بغیر رمضان ادھورا لگتا تھا, ان کی. رمضان کے چاند کے ساتھ ہی ان کی یاد بھی چمک اٹھتی ہے, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی. انتہائی محبت, خلوص, ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. وہ جس نے بچھڑوں کو ملایا, شہرت اور نام کمایا. میں تو دعا کرتا ہوں کاش میرے والد ہوتے. پاکستان میں سب سے بڑا رمضان ٹرانسمیشن کا اسٹیج سجایا. ٹی وی پر کبھی صحافی, کبھی نعت تو کبھی اسکالر بن کر آیا, جس کو لاکھوں افراد نے اپنا آئیڈیل بنایا. وہ بھی شادی کے بعد گھر چھوڑنے پر مجبور نظر آیا. جی ہاں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین شادی سے پہلے والدین کے ساتھ ہی رہتے تھے, مگر شادی کے بعد مسائل شروع ہو گئے. بہو کی ساس اور سسر سے نہیں بنی, کسی نہ کسی بات پر اختلافات ہوتے رہتے اور یہ اختلافات بڑھتے چلے گئے. حالانکہ گھر میں صرف 4 افراد ہی رہتے تھے, عامر بھائی, ان کی بیوی بشرا اور ان کے والدین, مگر پھر بھی بات نہ بن سکی اور پہلی اولاد ہونے کے بعد عامر لیاقت کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا. عامر بھائی نے جب گھر چھوڑا تو وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نہیں تھے, بلکہ اسٹرگلنگ فیز میں تھے. لیکن کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ تھے, یہ سمجھ گئے تھے کہ ایک چھت تلے رہ کر نفرتیں بڑھانے سے بہتر ہے گھروں کا فاصلہ بڑھا کر دلوں کی دوریاں ختم کی جائیں. لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ناکام ہونے کے باوجود ہمارا مائنڈ سیٹ اس کے حق میں بنا دیا گیا ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں, باپ کی جائیداد دیکھ کر بیٹے سے شادی کرتے ہیں کہ بیٹی بڑے گھر جائے گی, پیسہ ہوگا, نوکر چاکر ہوں گے, گاڑیاں ہوں گی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, خوش رہے گی. لیکن ریالٹی یہ نہیں بھائی, ریالٹی بہت مختلف ہے. وہاں میری اپنی کوئی زندگی نہیں تھی, کوئی سوچ نہیں تھی, ہر چیز پہ مجھے کمپرومائز کرنا تھا, ہر معاملے میں دب کے رہنا تھا, میں کچھ بول نہیں سکتی تھی. میرے جو جیٹ اور جٹھانی تھے نا, ان کا ہولڈ تھا گھر پہ. شوہر میرے کبھی بھی نہیں بولتے اور بہت ہی خاموش رہتے ہیں. وہ کہتے تھے جو ہے تم نے خود ہی ڈیل کرنا ہے. میں شادی ہو کے گئی تو اب میں رات کو کچن سمیٹ کے سو رہی ہوں, تو مجھے بتایا کہ میرے گھر میں خالی ہم 4 فرد تھے. وہاں ماشاء اللہ سے بڑی فیملی تھی, تو میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے برتن دھو کے. برتن بھی بہت گندے ہوتے تھے کہ میرے ہاتھ بھی بہت خراب ہو گئے تھے. کام کرواؤ, یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی میڈس ہٹا دیتے ہیں. جب بہو آ رہی ہوتی ہے تو ان کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اب تو نوکر کی ضرورت ہی نہیں ہے,
खाना बनाने वाली आ गई है, सफाई वाली आ गई, तो ये बहुत जाहिलाना सोच है। हमारे यहाँ तो ये आम सी बात है कि अगर बीवी को मैके जाना हो तो उसके लिए शौहर से ज्यादा सास और ससुर की इजाजत अहम होती है। कब कहाँ जाना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या करना है और क्या नहीं। आज भी बहुत सारी खवातीन की रूटीन वो खुद नहीं बल्कि उनके ससुराल वाले तय करते हैं। सख्तियाँ बहुत थी हमारे ससुर की भी कि घर में कोई नहीं आएगा, ना तुम किसी से मिलने जाओगी, फिर ना मैं अपने कमरे में जाके अपनी मर्ज़ी से सो सकती थी, ना अपनी मर्ज़ी से उठ सकती थी। यानी जब दिल चाहता था मेरे जेठ या जेठानी नॉक करके मुझे बुला लेते थे कि ये काम करना है। जेठानी मेरी नहीं काम वाम को हाथ लगाती थी। तुमने दाल बनाई और उठा के भी नहीं रखी देवर के लिए, तो मैंने यही कहा कि वो मुझे ज़ाहिर है नहीं अंदाज़ा हो अम्मी, तो वो उन्होंने बहुत नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा हुई वो। तो मुझे हैरत भी हुई क्योंकि मुझे आदत नहीं थी इस चीज़ की कि इतनी सी दाल पे इतना गुस्सा। औरत अपने ज़हनी तशद्दुद पे खामोश रहे, औरत ना बोले कि उस पर तशद्दुद हो रहा है, फिज़िकली भी औरत को गालियाँ दी जा रही हैं वो नहीं बोले। जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम कहते हैं और जो कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हैं वो कामयाबी नहीं है, दरअसल वो औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारने का नाम है। 2024 की पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि वो ख़वातीन जो शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाती हैं उनमें ज़हनी और नफ्सियाती दबाव ज़्यादा होता है। वो अक्सर दूसरों से खुलकर नहीं मिल पाती क्योंकि उन्हें लगता है कि ससुराल वाले उन्हें जज कर रहे हैं और बाद में तनकीद करेंगे। ऐसी ख़वातीन का अपने शौहर के साथ रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। इसी स्टडी के दौरान कुछ इंटरव्यूज़ भी किए गए जिनमें से एक खातून जो जॉइंट फैमिली में रहती थीं, उन्होंने बताया कि उनकी सास ने उन्हें एक सूफी बुजुर्ग का किस्सा सुनाया जिनकी बीवी रोटियां बनाते वक्त अपने पास एक डंडा रखती थी ताकि अगर उसका शौहर घर आकर कहे कि रोटी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनी तो उसे डंडा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मैं पर्सनली ऐसी कई खवातीन को जानता हूँ जो पढ़ी लिखी हैं, गोल्ड मेडल लिया हुआ है, अच्छी जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद न सिर्फ जॉब छोड़ी बल्कि अब गिनकर एक वक्त में 17 रोटियां पकाती हैं। देखो भाई, रोटियां पकाना मसला नहीं, जितना मर्जी पका लें, मगर मसला ये है कि 17 रोटियां पकाने के बाद भी सास और ससुर उनसे खुश नहीं, बल्कि किसी न किसी बात पर क्लास होती है। रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई होती है और कई घरों में तो ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि बात या तो तलाक तक चली जाती है या फिर कत्ल तक। बहावलपुर के इलाके तलगढ़ में खातून को शौहर, ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। और यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, मुल्तान में ससुरालियों ने जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से 30 साला अनीका जान की बाजी हार गई है। सियालकोट की तहसील डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। 28 साला सानिया बीबी, एक बच्चे की माँ, जिसे ईद के दूसरे दिन शौहर ने अपने बाप की मदद से जलाकर मार दिया। 11 जनवरी 2026 दादू में जमीरा कंबरानी पर उसके शौहर और देवरों ने बदतरीन तशद्दुद करके आग लगा दी। वो 4 माह के बच्चे की माँ थी जिसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो दम तोड़ गई। 11 फरवरी 2025 कराची के इलाके कोरंगी में दिलावर नामी शख्स ने अपने भाई की बीवी और 16 साला बेटी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जिसमें दोनों माँ, बेटी और उसका बेटा भी जलकर मर गए। ये जहरा है, 2 बच्चों की माँ थी जिसकी लाश 9 जुलाई 2024 को घर में पंखे से लटकी हुई मिली। ससुराल वालों ने कहा खुदकुशी की है मगर बाद में पता चला कि यह कत्ल था जो शौहर, सास और देवर ने मिलकर किया। अदालत ने जहरा के शौहर को सजाए मौत, सास और देवर को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुल्तान में सानिया जहरा कत्ल केस में मकतूला के शौहर अली रजा को सजाए मौत सुना दी गई। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली खान ने मकतूला के देवर हैदर रजा और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। नेशनल पुलिस ब्यूरो ने 2021 से 2024 तक कत्ल होने वाली खवातीन का डेटा पब्लिक किया जिसमें बताया गया कि 4 साल में 1,70,000 से जायद खवातीन पर तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें से 9,000 से जायद खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए और इन रिपोर्ट होने वाले केसेस में से भी 0.5% मुजरिमों को सजा मिली। 2017 और 18 में किया गया पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे कहता है कि 2017 से 2018 तक
34% खवातीन ने उन पर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया और उनमें से सिर्फ 3% ने इस वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारी खवातीन को तो यही नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस कहते किसे हैं, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि बेटा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और फिर इसी कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में सेक्रीफाइस हो जाता है। औरत के इमोशंस, नीड्स, ख्वाहिशात, डिग्निटी, प्राइवेसी, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्वालिटी टाइम। देखिए, लड़का और लड़की जब एक दूसरे से शादी करते हैं या अलग होके सेपरेट रूम में रहते हैं, घर में रहते हैं, वो दोनों अपने मसाइल हल कर लेते हैं। उन्हें पता है कि हमारे बच्चे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जब उसे फैमिली की सपोर्ट मिल जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम एक नहीं रहती। उसके बाद क्या चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं? उसके बाद फेस करना पड़ रहा है कि भाई अम्मा क्या कहती है, नंद क्या कहती है, हमारा देवर क्या कहता है, ताया क्या कह रहा है, चाचा क्या कह रहा है, सबको फेस करना है। 2019 में की गई एक स्टडी कहती है कि शौहर और बीवी के दरमियान तलाक की तीसरी बड़ी वजह सास, ससुर, देवर या नंद की हर बात में टांग अड़ाना होता है, जिसे कभी हक, कभी फर्ज और कभी भलाई का नाम दिया जाता है कि बड़े हैं, बच्चों को जो कह रहे हैं वो ठीक ही होगा, उनके फैसले पर अमल करना चाहिए। रिजल्ट तलाक की शक्ल में निकलता है। और ये इंटरफेरेंस शुरू होती है छोटी छोटी बातों से। यहाँ ना जाओ, उससे ना मिलो, ये ना पहनो, इतनी देर कमरे में मत बैठो, अभी नंद आ रही है, अपने घर मत जाओ। मैंने तो ऐसी सासें भी देखी हैं जो बेटा और बीवी जोर से हंस दें तो सीधा कमरे में आकर पूछती हैं क्या हुआ है, क्यों हंस रहे हो, मुझे भी बता दो। अगर एक लड़का सेपरेट रह के घर में झाड़ू मारता है, बर्तन धोता है, बीवी का काम करता है, वो बीवी उससे कितनी खुश होगी। अगर यही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लड़का करना शुरू कर दे, क्या कहेंगे लोग? रन मुरीद है, नीचे लगा हुआ है, इसे तो ख्याल ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। आप बहुत से लड़के जो हैं वो सिर्फ इस वजह से काम नहीं करते, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, घर वाले क्या कहेंगे, झाड़ू नहीं पकड़ेंगे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नाकाम होने के बावजूद हमारा माइंडसेट इसके हक में बना दिया गया है, और वो माइंडसेट क्या है आपको दिखाता हूँ। इधर आओ तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, तुम शादी क्यों करना चाहते हो? मैं अपने गांव में ऐसी लड़की वाली चाहता हूँ शादी करना, जो ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कपड़े धुलाई करे, जो भी अम्मी बोलेगी वही काम करेगी, जो बच्चों को या कोई काम करवाना हो या कोई रिश्तेदार हो, जो वही काम ज़रूर करना है। अम्मी जो बोलेगी वही काम करना है उसको। अगर कपड़े भी धुलाई हो चाहे वो करना है, चाहे किचन का काम होता है वही करना है। अच्छा, तो शादी इसलिए की जाती है क्योंकि जो लड़की हो वो आकर घर का काम करे। हाँ, वो लड़कियों पर जरूर काम करना है, हक है उसका। अच्छा। हाँ, बीवी जो अम्मी है ना उसकी, मेरी अम्मी जो भी बोले वो काम करना चाहिए उसको। तो ये वो माइंडसेट है जिसकी वजह से अक्सर फैमिलीज ऐसी लड़की की तलाश में रहते हैं कि जो उनकी फैमिली को टेक केयर कर सके। वो शादी इसलिए नहीं करते कि वो अपनी बीवी के साथ मिलकर खुश रहेंगे, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि अक्सर लड़के या माँ बाप अपने बेटे की शादी इसलिए करते हैं ताकि वो बहू लाएं तो वो उनकी खिदमत कर सके, घर के काम कर सके। ये तो हो गई सास ससुर की बात, मगर भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में देवर और जेठ भी होते हैं, यानी शौहर के भाई। और एक घर में रहने वाले 3 भाइयों के साथ वालिदैन अक्सर इंसाफ नहीं कर पाते। या तो किसी भाई को लाडला होने की वजह से छूट मिलती है, या फिर वालिदैन ज्यादा कमाने वाले भाई और उसकी बीवी को फेवर करते हैं। सेकंड नंबर का भाई है, उसको हर चीज़ पे तरजीह दी जाती थी वालदा, लेकिन बड़े बेटे को यानी आज तक भी तरजीह नहीं दी कि हर चीज़ में, यानी दूसरे नंबर के बेटे को तरजीह देना, क्योंकि दूसरे नंबर के बेटे की जॉब अच्छी थी। जिस तरह हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर तमाम बच्चों की, घर में जितने भी बच्चे हों उनकी सलाहियतें बराबर नहीं हैं। जब उनकी सलाहियतें बराबर नहीं हैं तो उनके जो अर्निंग्स हैं वो बराबर नहीं होंगी, उनका फैमिली में कंट्रीब्यूशन, अर्निंग, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, और जब वो अनइक्वल होगा तो उससे उनके पावर्स डिफाइन हो रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर्स में उनका रोल डिफाइन हो रहा होगा। इंसान के अंदर ये बड़ी अजीब गरीब बात है, खुद गर्जी का एक अंसर है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, कि जहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उस तरफ झुकते हैं, जहाँ से नहीं मिलता उस तरफ इग्नोर करते हैं, या फिर आपने जैसे कहा कि काम ज़्यादा कराते हैं। जब उनकी वाइफ आई तो उन्होंने जैसे घर का माहौल डिस्टर्ब किया, तो जब तक यानी कि वो नहीं आई थी तो मामला सही चल रहे थे, इक्वलिटी थी। लेकिन जैसी वो आई, वो मेरी जो दूसरा भाई है उसकी सैलरी भी अच्छी है, तो उसमें ये था कि पेरेंट्स का
बाइस उस तरफ हो जाते थे। ये बात सारे मर्दों ने बहुत अच्छे से फील की होगी, खासकर उन्होंने जिनकी सैलरी कम है या जॉब नहीं। हमारे यहाँ तो ये तक कहा जाता है कि मर्द की इज्जत तभी होती है जब वो कमाता है, वरना बेरोजगार को तो रोटी भी गिन कर दी जाती है। अब सोचिए फवाद जैसे मर्दों पर क्या गुजरती होगी, जो फैमिली में तो बड़े हैं मगर कम तनख्वाह होने की वजह से घर के फैसले उनसे छोटे करते हैं या फिर अब्बा करते हैं। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आदमी जो है ना वो एक मैन चाइल्ड है। 50-50 साल की उम्रें हो गई हैं, अपने अब्बा की छत के नीचे रह के अपने बच्चे और बीवियों को पालने की कोशिश करता है। जब कोई डिसीजन की बारी आती है तो कहता है अब्बू से पूछते हैं। डिसीजन मेकिंग जिनका ताल्लुक फाइनेंस से हो या आपके सोशल इंटरेक्शन से हो या वैल्यूज से हो, वो सब के सब जो है वो सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज इस सेंस में होता है कि वहाँ जो आपका फैमिली हेड है वो डिसीजन कर रहा होगा, ठीक है, किससे मिलना है फॉर एग्जांपल, किससे नहीं मिलना, उसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें डिसीजंस जो हैं। जब शादी शौहर से हो और बीवी के फैसले कोई और करे तो फिर आती है रिश्तों में दरारें। लाजमी सी बात है जब बीवी को ये नजर आएगा कि घर में उसके शौहर की बात की अहमियत नहीं या कमाने वाला उसका शौहर ही है जबकि दूसरे सिर्फ उड़ा रहे हैं, तो वो सवाल तो करेगी। अक्सर ये भी देखा गया है कि बिजनेस बाप का होता है और होल्ड तीनों में से किसी एक बेटे का। तुम्हारे पेरेंट्स तो उसी का साइड देते हैं, यानी कि हर मामले में उसकी वाइफ को ही फेवर देते हैं और सारे काम मैं करूं, तो मुझे ये सुनने को मिलता है था। तो मैं ये बोलता था कि अल्लाह की रज़ा के लिए भाई कर लो, तो बोलिए कब तक, मैं तो करना है ना गुजारा। हमारे ससुर का बिजनेस था ये प्रिंटिंग प्रेस का, तो मेरे जेठ के हैंड ओवर कर दिया था मेरे ससुर ने कि जो भी इसमें ख़र्चा घर का या जो भी कुछ है वो तुम करोगे। यानी अगर मुझे कोई शॉपिंग भी करनी है तो जेठ के आगे हमें हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्ची का पैम्पर, दूध है, हर चीज़ के लिए हम मोहताज थे उनके। अब शादी पे जा रहे हैं, तैयार हो गए, अब देने को नहीं है, तो उस पे कि वो ससुर आएंगे रात को, अगर वो 10 बजे आएंगे तो 10 बजे जाएंगे। इनकी कहानी तो अलग है, मगर ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी आदमी को माँ बाप सीने से लगा कर रखें तो आपका बच्चा ना ही दुरुस्त फैसले कर सकेगा और ना अपने बच्चे के लिए कमाने के काबिल होगा। आपने देखा ही होगा कि 5 बहन भाइयों में एक बच्चा ताया, चचा, फूफी का लाडला बन जाता है। उसकी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं, जिदें भी मानी जाती हैं, उसका प्रोटोकॉल ही अलग होता है, जबकि दूसरे बहन भाइयों को नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। इस एनवायरनमेंट की वजह से वो बच्चा अपने सगे बहन भाइयों से ही दूर हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही खुद को स्पेशल समझता है। बहन भाइयों की नजर में भी वो विलन होता है। और यही सिचुएशन 2 भाइयों के बच्चों के साथ भी होती है। अगर बड़ा भाई ज्यादा कमाता है तो उसके बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, तो ये देखकर छोटा भाई कुढ़ने लगता है कि उसके बच्चों को तो गोद में लिया जाता है, चीज दिलाई जाती है, सब आगे पीछे घूमते हैं, जबकि मेरे बच्चों के साथ बस अच्छे से बात कर लेते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक होता है कंपैरिजन। जब एक ही घर में एक भाई ज्यादा पैसे कमाता है और दूसरा कम, तो दोनों भाइयों के बच्चों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अलग होते हैं। एक भाई के बच्चे अच्छा पहनते हैं, घूमने जाते हैं, अच्छा खाते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा मिलती है, जबकि दूसरे भाई के बच्चे ये सब देखते हैं और कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। वो कुछ करने से पहले ही खुद को नाकाम समझते हैं, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, अपने बाप को भी नाकाम मानते हैं, और फिर यही कॉम्प्लेक्स जवानी में नजर आता है, जब बच्चा बड़े होकर बाप से कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ताया को देखें, चचा को देखें, क्या कुछ करते हैं वो अपने बच्चों के लिए, जायदादें बना ली, और आप तो सिर्फ 9 to 5 ही करते रहे। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, खर्चा हो रहा है। मेरी बच्ची का हर साल स्कूल बदला जाता था क्योंकि फ़ीस के पैसे नहीं होते थे, वो देते ही नहीं थे मेरी बच्ची की फ़ीस के पैसे। बच्चों से भी सलाम दुआ ख़त्म कर दी थी, और दादा चीज़ें लाते हैं तो हमें नहीं देते, बाबा के या चचा के बच्चों को देते हैं, हर चीज़ हमें नहीं देते करते। उनका जो बच्चा था वो काफ़ी शरारती था, जैसे वो मेरे बच्चे को नाखून मार देता था, तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था, कि यानी कि हम अगर बोलते तो वो बोलते रहने दो यार, अब्बू बोलते थे इधर उधर करो, ये करो, वो करो। अब आप स्टोरों पे जा रहे हैं और भतीजे को लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो बच्चा देख रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, तो उस बच्चे का दिल तो चाहा होगा ना कि भाई मैं भी रहूँ या मेरे घर भी ऐसी चीज़ें आएँ। तो कई दफ़ा मैंने सोचा भी कि जैसे मैं अपने देवर को मना करूँ कि भाई मेरे बच्चों को नहीं ले जाया करो इस तरह, कि वो फील करते हैं ज़ाहिर इन चीज़ों को कि वो नहीं खरीद सकते, इतनी हैसियत नहीं रखता उनका बाप। हर बच्चा एक
इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, दूसरों के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। कैसे कंपेयर करेंगे? आपके पास पैरामीटर्स नहीं है, मगर लोग करते हैं। जॉइंट फैमिली में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है, और अगर किसी भाई का बेटा अच्छे मार्क्स लाया है तो लाजमन हसद शुरू हो जाता है। पाकिस्तान सोशल साइंसेज रिव्यू की एक रिसर्च हुई। ये रिसर्च न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चों पर की गई। इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के बच्चे वालिदैन के रवैये को ज्यादा पॉजिटिव समझते हैं, डांट, सख्ती और कंट्रोल को कम फील करते हैं, वालिदैन का उन पर फोकस और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा फील करते हैं। जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बच्चे वालिदैन के बिहेवियर को नेगेटिव फील करते हैं। यहाँ कंट्रोल और रिजेक्शन ज्यादा देखने को मिलती है। घर के बड़ों की मदाखलत की वजह से पेरेंटिंग इनकंसिस्टेंट भी देखने को मिली। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के बच्चों में खुद मुख्तारी, कॉम्पिटेंस और खुद एतमादी पाई गई, जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले बच्चों में बुजुर्गों का कंट्रोल ज्यादा था, कॉम्पिटेंस भी कम थी और खुद एतमादी की भी कमी देखने को मिली। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में बेसिक नीड सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी, जबकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कम। अब आप सोच रहे होंगे कि इस्लाम में तो वालिदैन की खिदमत लाजिम है, अगर अलग रहेंगे तो कैसे करेंगे? तो भाई, पहली बात तो ये कि शादी के बाद ही आपको वालिदैन की खिदमत याद आती है, उससे पहले कहाँ होते हो आप? और दूसरी ये कि ये किस किताब में लिखा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहकर ही वालिदैन की खिदमत होती है और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम यानी अलग रहकर नहीं हो सकती? और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का मतलब ये हरगिज नहीं कि वालिदैन आपके साथ ना रहें। गौर करें, मैंने कहा वालिदैन आपके साथ, यानी आप वालिदैन को साथ रखें भाई, वालिदैन के घर में आप ना रहें, क्योंकि जब आप वालिदैन के घर में रह रहे हैं तो वो घर सिर्फ आपके वालिदैन का ही नहीं, आपके बाकी बहन भाइयों का भी है। चचा, ताया और दादा की इंटरफेरेंस भी उसमें शामिल होगी। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का मतलब ये भी नहीं कि आप अपने वालिदैन के घर से 400 मील दूर जाकर घर ले लें। भाई, एक ही अपार्टमेंट में 2 फ्लैट्स हो सकते हैं, एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हो सकते हैं, एक ही गली में 2 घर भी हो सकते हैं। असल में मसला यहाँ का है, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को मजहब का हिस्सा समझते हैं, जबकि ये कल्चर का हिस्सा है। शरीयत इसका तकाजा करती है कि बच्चा और बच्ची अलग ज़िंदगी गुजारना चाहें तो उनको वालिदैन उनको गुंजाइश दें। अगर उसकी गुंजाइश नहीं है, मतलब मेरी शादी होती है, मेरी बीवी मुझसे कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए और मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको लेकर दूंगा, ये उसका मेरे ऊपर हक है। अगर मेरे इतनी गुंजाइश नहीं है तो मैं उसको किराए पर लेकर दूंगा। इस्लाम में कहीं ये नहीं है कि आपने माँ बाप के साथ ही रहना है, आप अलग नहीं हो सकते। आप घर लादा रहे, आप माँ बाप को देखते रहे। और लादा घर से मुराद कतन ये नहीं है कि वो बाउंड्री लादा हो, लादा घर से मुराद है जो किचन है वो लादा हो जाए। मुनासिब नहीं, इसलिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में पर्दा, महरम ना महरम का मामला जो है वो सही तौर पर नहीं हो सकता, और इसी में सास बहू के चक्कर भी ज्यादा चलते हैं और फिर नंदों के और भावजों के झगड़े चलते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेपरेट लिविंग। हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम को जबरदस्ती मजहब से जोड़ दिया है, क्योंकि हम हैं तो मुसलमान मगर रहे हिंदुओं के साथ हैं। हमारा कल्चर हिंदुओं के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, याद है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मगर यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं हरगिज वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने तो खानदानी निज़ाम को ही तबाह कर दिया है। उनके यहाँ सब बराबर हैं, ना माँ के कदमों तले जन्नत है और ना ही बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वहाँ तो वालिदैन बच्चे की मर्जी के खिलाफ जाएं तो पुलिस आ जाती है। वेस्ट में तो फैमिली इंस्टीट्यूशन ही ख़त्म हो चुका है, ना बच्चे को दादा की मोहब्बत मिलती है ना फूफियों का प्यार, क्योंकि उन्होंने तो ख़ानदानी निज़ाम को मियाँ बीवी बच्चे तक महदूद करके कम्युनिटी में माँ बाप को तन्हा कर दिया है। हमारे यहाँ हरगिज़ ऐसा नहीं। अर्तुगरुल ड्रामा देखा है? जब लड़के की शादी की जाती है तो उसे अलग खैमा दे दिया जाता है, क्योंकि ये हैं हमारी वैल्यूज़। जॉइंट फैमिली सिस्टम का तसव्वुर सुन्नत में भी कहीं नहीं, बल्कि उस दौर में भी मकान तो करीब थे मगर बेडरूम्स तक किसी को रसाई नहीं होती थी। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, Sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed। यानी लोग अक्सर सच इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो अपनी गलत फहमियों को टूटते नहीं देखना चाहते। और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी गलत फहमी यही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे मजहब का हिस्सा है, और जो मर्द या औरत इससे निकलने की बात करे उसे मुजरिम, गद्दार, बेटा छीनने वाली या जोरू का गुलाम समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शादी कर रहे हो
तो अपने घर में तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है तो एक पोर्शन अलग अब तुम्हारी बीवी का होना चाहिए, जिसमें बेडरूम, जिसमें टॉयलेट और जिसमें किचन, ये 3 चीजें उसका हक के वाजिब हैं। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर रोजे रखो तो तस्बीह पढ़ो तो अल्लाह अल्लाह करो, किसी दी बेटी नू बर्बाद ना करो। बिलीव मी, रिश्तों और मोहब्बत को आप किलोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, बल्कि ये तो दिल का मामला है, तरबियत पर डिपेंड करता है, क्योंकि दूर रहकर भी मोहब्बत और इज्जत घटाई नहीं जा सकती और करीब रहकर भी नफरतें मिटाई नहीं जा सकती। ये आपके नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। थिंक अबाउट इट।